हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे आरओ कहते हैं, उसका जो प्री एग्ज़ाम 2021 में हुआ था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। प्रीवियस ईयर लगाना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे थोड़ा नॉलेज भी मिलता है एंड हो सकता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए। इससे पहले मैंने 2023 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका पेपर सॉल्व करवाया है, वो मेरे ऐप में वो सॉरी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके सामान्य अध्ययन दे रखा है और हिंदी का भी मैंने सॉल्व करवाया है। आज बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन पेपर के बारे में। 120 नंबर का रहता है, ये 120 क्वेश्चंस होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अच्छे से डिटेल से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इससे संबंधित जो भी बेनिफिट हैं वो उन्हें भी मिल सके, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। यानी अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने बुलाया भारत पर, ठीक है। उस्ताद अली या मुस्तफ़ा या दौलत खां या हसन खां। ऑप्शन नंबर डी, दौलत खां ने क्या किया था कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। ये जो क्या कहते हैं दौलत खां था, ये पंजाब का सूबेदार था और जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, ठीक है। इसके दिमाग में, दौलत खां के दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे तैमूर आए थे, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट की और उसके बाद वो वापस चले गए अपने देश, वैसे बाबर भी आएगा, बाबर भी लूटपाट करेगा और अपने देश चला जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं, बट सोचने में किसका नियंत्रण है, सोच सब कोई सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। लेखक के बारे में पूछा गया, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है। है जोनाथन पैरी। जोनाथन पैरी की और भी पुस्तकें हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म है, क्लासेस ऑफ लेबर है, कास्ट एंड किंशिप इन कांगड़ा है। ये और भी पुस्तकों के नाम हैं जो जोनाथन पैरी ने लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान से है। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहले में है कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको बताना है ये चारों मैचिंग में से कौन सा ऐसी मैचिंग है जो सिमिलर मतलब मैच नहीं कर रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होनी चाहिए, हेमी हाइड्रेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैचिंग का ही दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत हैं और उनकी राजधानियां आपको मैच करनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत हैं, उनकी राजधानियां आपको मैच करनी है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। मैच करते हैं। न्यू साउथ वेल्स को मिलाएंगे सिडनी से 2, ठीक है। क्वींसलैंड को मिलाएंगे ब्रिस्बेन से, ए पहले में। विक्टोरिया को मिलाएंगे मेलबर्न से, मेलबर्न, एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, मेलबर्न ये है 4th। एंड पश्चिम ऑस्ट्रेलिया को मिलाएंगे पर्थ से। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे भी मैच 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी मैचिंग का ही दे रखा है।
ठीक है। यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है यानी स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है। मैच करना है कौन से संगठन का कौन सा स्थापना वर्ष होगा। ठीक है, तो जैसे है ललित कला अकादमी, इसका है 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और सांस्कृतिक और संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। सो यही मैचिंग है। ललित कला अकादमी का 1 में जाएगा 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और सांस्कृतिक एवं संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इससे पहले अच्छा 6 वाला नहीं किया, रुकिए 6 वाला भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये 6 वाला है, एक क्वेश्चन आगे ही बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ये नहीं है पे गौर कीजिएगा। जो ये 4 ऑप्शन दिया है, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी, इनमें से 4 में से बताना है कि कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। सो अमनगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सो उत्तर प्रदेश में स्थित है दादरी और सिंगरौली। क्या स्थित है? दादरी और सिंगरौली, यानी 2 और 3 सही है। तो 2 3 कहाँ है? हाँ जी, बी में 2 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ पशु दे रखे हैं, यहाँ उनकी नस्लें दे रखी हैं, आपको मैचिंग करना है। गाय की नस्ल देवनी, बकरी की बर्बरी, भैंस की भदावरी और भेड़ की गिर। तो चारों में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गिर मेरे हिसाब से गाय का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैचिंग का ही पूछा है। मैचिंग में, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ जी, मैचिंग में कुछ बुक्स के नाम हैं, उनके राइटर्स के नाम हैं, आपको बताना है कौन सी बुक किस राइटर की है, किस लेखक की है। चलिए, रास पंचाध्यायी है नंददास की। नंददास किधर है? 3 में है। चैतन्य भागवत है वृंदावन दास। वृंदावन दास किधर है? ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, और चैतन्य मंगल की है जयनंदा। जयनंदा 2 में है। और भक्ति रत्नाकर है नरहरि चक्रवर्ती की। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा था कि कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आप जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी को ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में से कौन थे। क्या महात्मा गांधी थे, क्या वी.एस. मुंजे थे, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, या सी.वाई. चिंतामणि थे। तो ये 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अगर महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो ये सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और उसके अलावा जो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू थी, वो भारतीय महिलाओं की तरफ से उन्होंने प्रतिभाग किया और उन्होंने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। नहीं है तो फेवरेट ही हो गया एग्जामिनर का। सो नहीं में आप लोग फोकस कीजिएगा। वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2000 की प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे और उसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। ये करंट अफेयर से सवाल है, 2021 का है तो ये पूछा नहीं, मतलब ऐसे सवाल तो आप करंट अफेयर्स वैसे तैयार करेंगे 2024 का तैयार करेंगे, और अगर एग्ज़ाम होने वाला होगा जैन फैब जब भी होगा, ठीक है, सो वो वाला तैयार कर लेंगे, और इससे पहले थोड़ा दिसंबर और नवंबर वाला, तो इतना तैयार कर लेंगे तो इतना सही रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी था, यानी उड़ीसा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला क्या था, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और दूसरा क्या था, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, पहला है, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये तो सही है, लेकिन यह चोटी 75 नहीं है, 7120 मीटर है ऊंची है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी ओनली वन सही होना चाहिए। चलिए, ओनली वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओनली वन। ठीक, ये देखिए यहाँ इसकी ऊंचाई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। नहीं है तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर बी, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखे हैं कि ये भी थोड़ा करंट अफेयर से ही संबंधित है। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में दे रखा है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो ये बोथ आर ट्रू, यानी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, बोथ आर ट्रू। तो करेंट अफेयर्स तो आप रिसेंट की ही पढ़ेंगे। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि भारत के संविधान के भाग 9 के ए में निम्नलिखित क्षेत्र का स्थानीय सुशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, क्या ग्रामीण था या शहरी था। किसको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्र को। तो इसका आंसर है शहरी क्षेत्र को। ठीक है, किस क्षेत्र को, अर्बन एरियाज को। ठीक, तो जो भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में है वो शहरी क्षेत्र की सुशासन की इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसका जो नाम था वो नगर पालिका रखा गया, और जो अनुच्छेद 243 का पी से लेकर 243 जेड जी में इससे संबंधित उपबंध भी किए गए हैं, जबकि जो अनुच्छेद 9 है उसमें पंचायत शीर्षक के बारे में ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सुशासन को क्या किया गया, संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेगा, यानी इस हिसाब से ओनली बी होना चाहिए, ओनली 2, यानी शहरी क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट है कौन जैव डीजल पौधा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है, तो वो है जैट्रोफा। क्या है, जैट्रोफा। इसको और भी नाम से जानते हैं, रतन जोत, जैव डीजल, जैट्रोफा, करकास, और भी नाम से जानते हैं। और ये क्या, इसका उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल और अवशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। ठीक है, और इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टरीफिकेशन किया जाता है। 2009 में केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन NBM शुरू किया, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आपकी जैट्रोफा की अहम भूमिका हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है।
मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों के बारे में मंदसौर प्रशस्ति बताती है? तो वो है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। किसके बारे में? कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो ये जो मंदसौर प्रशस्ति है ये कवि वत्स भट्टी की रचना है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? सूर्य पूजा का वर्णन था। किसका वर्णन था? सूर्य पूजा का वर्णन था। और रेशम का काम करने वाले लोगों के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो जो गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम थे, इन्होंने सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा सही पूछा है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, पहला कह रहा है। और ये पक्षी अभ्यारण्य है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है। तो आपको बताना है क्या दोनों सही हैं? तो हाँ जी, ये दोनों सही हैं। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। और क्या है कि यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। आप जानते हैं इंडिया में 85 रामसर स्थल हैं, और यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 21। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी पौंडीचेरी में। कहाँ हुई थी? पौंडीचेरी में। और वर्तमान में कुल 725 विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। ये भी करंट अफेयर से ही था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 6वां स्थान प्राप्त किया। आप जानते हैं इंदौर प्रथम नंबर पे आ रहे हैं हर बार, ठीक है। स्वच्छता के उस पे निम्नलिखित 23 कह रहा है कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो वो है महानदी, ठीक है। कौन है? महानदी। क्वेश्चन नंबर 24 भी मिलान से ही पूछा गया है। क्या है? कुछ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, उनके कार्य क्षेत्र, ठीक है। इधर है वैज्ञानिकों के नाम, ये है कार्य क्षेत्र, यानी कौन सा वैज्ञानिक किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो और कुछ तो समझ में चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन MS स्वामीनाथन आएगा। वो कहाँ से हैं? हरित क्रांति से संबंधित है। तो इस हिसाब से देखो ऑप्शन में देखो डी का 4 दे रखा है, तो जहाँ डी का 4 है वो तो गलत हो जाएंगे। जहाँ डी का ए रखा है पहला, वो लगभग सही होंगे। तो देखते हैं बी और डी में से कौन सा सही है। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं किनकी? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी संबंधित है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। कहाँ गया? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान 3 में है। केसी मेहता संबंधित है पादप रोग विज्ञान से। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान किधर है? हाँ जी, 4 में। पी माहेश्वरी संबंधित है भ्रूण विज्ञान। यही बचा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 4 2 1, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डॉप्स प्रायोजित की गई ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, या वर्ल्ड बैंक द्वारा, या नन ऑफ द अबव, यानी इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो यूपी डाफ से प्रायोजित की गई थी, वो विश्व बैंक द्वारा की गई थी। जो इसका प्रथम चरण था वो 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की हेल्प से प्रारंभ किया गया, जो 2004 तक चला। और इसका जो एम था वो किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का था। और जो सेकेंड चरण था वो नवंबर 2007 से राज्य सरकार द्वारा, पहला था प्रथम चरण तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा, लेकिन जो द्वितीय चरण था वो राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKVY यानी भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। और ये कब तक पूरा हुआ? तो 31 मार्च 2013 में ये पूरा हो गया था। नेक्स्ट है 26।
उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 2017 को। कब हुई थी? कृषक समृद्धि योजना की स्थापना 2017 में हुई थी और इनका भी एम था 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है शेरशाह सूरी के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं। ठीक है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरा कह रहा है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला तो सही है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, लेकिन जो दूसरा कथन कह रहा है वो गलत है, क्योंकि ये प्रशासनिक रूप से ज्यादा अच्छे थे युद्ध की अपेक्षा। ठीक है। तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया करंट अफेयर से भी यही है। जनवरी 2022 में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, देहरादून, नैनीताल, हैदराबाद, माउंट आबू। सो हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है 29 में पूछा गया है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतरी बनी मस्जिद किला ए कोना का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था शेर शाह ने। किसने किया था? शेर शाह ने किया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद को बनवाया था और ये शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया था। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है। आप तो उसमें कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो वो है 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है दिसंबर 2021, ये भी देखो करंट से ही है। निम्नलिखित में से किस टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया गया था सिमोन बाइल्स को। करंट अफेयर्स पे इतना जोर अभी नहीं देंगे, आप रिसेंट की करंट अफेयर्स पढ़िएगा 2024 की। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हुए उनका क्रम आपको बताना है। क्रम आप तभी बता सकते हैं जब आपको उनका ईयर पता हो। अगर आपको उनका ईयर पता है तो आप क्रम आसानी से बता सकते हैं। तो जैसे ईयर दे रखा है इसमें, सो हम देखते हैं क्या दिया है कि नाबार्ड की स्थापना। ठीक है। दूसरा है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट योजना और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 को। 1982 को हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 से 93। ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा। और उसके बाद हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। तो ये 75 वाला पहले आएगा, यानी 1975 है ना। उसके बाद नंबर आएगा नाबार्ड यानी 1982। फिर आएंगे उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 93। एंड लास्ट में आएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, 1998 में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इज राइट, 4 1 2 3। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था? नहीं, यह 25वां था, यही गलत है। ठीक। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पुदुचेरी में हुआ था। तो ये ऑप्शन है सही, यानी इस हिसाब से ओनली 2 इज राइट। ठीक। ये करेंट अफेयर है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। नेक्स्ट है 34। ठीक। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ठीक है, किस वर्ष पारित किया था? तो 2001 में पारित किया था। कब? 2001 में पारित किया था।
इसमें पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धक के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और पौधों को नई विकास किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य एमडीजी और एसडीजी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया रखा है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था, तो वो था इंदौर शामिल नहीं था, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और शिमला शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट है 36 में पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास का गठन 1952 में हुआ था, 1952 बी। ठीक, 6 अगस्त कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और ये एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष पीएम होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग यानी जो वर्तमान में नीति आयोग नाम से जानी जाती है कि सभी सदस्य उसके पदेन सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय किस स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है, तो सिडबी का मुख्यालय किस स्थान पर है, देखिए कानपुर ऑप्शन दे रखा है, क्या दिया है, कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गाजियाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये है मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ मुख्यालय है, मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह संस्था एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इनके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। ठीक, 38 सिंगरेल मैन स्केल का प्रयोग किस घनत्व मापन में होता है। सिंगल मैन स्केल का प्रयोग किस घनत्व मापन के लिए होता है, तो होता है धुएं के मापन के लिए। किसके लिए, धुएं के मापन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था कि एक किताब के संदर्भ में कौन निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, आपको एक क्रम से लगाना है। आपको क्या लगाना है, ये क्रम लगाना है। ठीक है, सो देखिए पहला दिया है प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स और टाइटल यानी शीर्षक दे रखा है, तो आपको बताना है क्रम। तो पहले तो सबसे पहले नंबर में तो शीर्षक आना चाहिए यानी टाइटल। सबसे पहले हम टाइटल के कोई चीज़ करते हैं तो पहले टाइटल करते हैं। ठीक है, टाइटल, फिर कंटेंट यानी विषय सूची आएगी, विषय सूची के बाद आएगी इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आएंगे चैप्टर, चैप्टर यानी अध्याय, और लास्ट में आएगा इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका। ठीक है, तो इस हिसाब से होना चाहिए 5, 2, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 5, 2, 1, 3 एंड 4। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। नहीं पे गौर कीजिएगा, कौन सी है ऐसी जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो वाराणसी यानी बनारस में नहीं पाई जाती है, तो वो है सहरिया। कौन है, सहरिया। बनारस में कौन कौन सी जो जनजातियां पाई जाती हैं, चेरो है, गोंड है, खरवार है, धूरी, ओझा, नायक और पथरी, ये ऐसी जनजातियां हैं जो वाराणसी में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती हैं, तो वो है बिजनौर। कहाँ है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से ये होकर बहती है। ठीक है, गंगा के नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो शहर हैं वो जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सब कहाँ हैं,
गंगा नदी के किनारे हैं। ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। और भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को क्या हुआ था कि भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। कौन सी नदी घोषित की गई थी? भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में क्या है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को प्रावधान है। आप जानते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मतलब बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये बात याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो वो था मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी एक राग है, ना कि कोई विभूति। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा गया भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। 6, 7, 8। सो आपको बताना है और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इस हिसाब से 7। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियों का उपबंध है। और जो 7 अनुसूची है उसमें केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। ठीक है। और आप जानते हैं वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? आई थिंक मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर का फेवरेट ही क्वेश्चन यही था। नहीं था, क्योंकि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से सबसे ज़्यादा यही पूछने वाला है कि कौन सा नहीं था। और ये कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन रखे जाते हैं, क्वेश्चन रखे जाते हैं नहीं वाले। ठीक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह और छबील दास। सो जो छबील दास थे, सॉरी, अंबिका चक्रवर्ती थे, ऑप्शन नंबर वे, वो नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब थे। ठीक। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि सुगमता सूचकांक के बारे में कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन से, क्या दोनों सही हैं या दोनों नहीं सही हैं, आपको बताना है। सो पहला है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। दूसरा कह रहा है कि ये भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। सो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला जो है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, ये तो सही है। लेकिन जो बी कह रहा है कि ये भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, ये गलत है। ठीक है, यानी इस हिसाब से होना चाहिए ओनली 1। ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी जल में घुलनशील विटामिन पूछा जा रहा है, तो वो आपका बी और सी दोनों है। ठीक है, BC जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील की बात की जाएगी तो ADE और K, ADEK, ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील B और C है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है डॉप्सन इकाई में क्या मापा जाता है? यानी क्या ओजोन साध्यता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी या विकिरण? डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है? सो डॉप्सन इकाई से मापा जाता है आपका ओजोन साध्यता। क्या मापी जाती है? ओजोन साध्यता मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था कि कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में बम्बई में हुई थी।
ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और क्या था कि भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1928 में जवाहरलाल नेहरू तथा इनके अध्यक्ष बने, और 1929 के दिसंबर में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। बलकास झील किन देशों में, मतलब किन देशों में से किस में स्थित है? कजाकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, रूस में है या तुर्कमेनिस्तान में है? तो ये है कजाकिस्तान, यानी बलकास झील कहाँ है? कजाकिस्तान में। बलकास झील कजाकिस्तान में स्थित है, जो एक एंडोरेक बेसिन है। ये कैस्पियन सागर और अरब सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर हमको क्रम में लगाना है। कहाँ से लगाना है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में हमको लगाना है। तो जैसे पैसरा है, लेखहिया है, बीरभानपुर है, महदहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ। जैसे आप देखिए, महदहा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। ठीक है, आपका लेखैया जो है वो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है, पैसरा आपका बिहार में है, और भीरभानपुर जो है आपका पश्चिम बंगाल। तो तीन तो सबसे लास्ट में ही आएगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमसे बात किया गया है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, यानी वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे? देखिए, तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन, मतलब 4213 है ना। 4 यानी 4213, यानी पहले आएगा महदहा। ठीक है, फिर आएगा आपका लेखहिया, फिर आपका आएगा पैसरा, और लास्ट में आएगा बीरभानपुर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 में अच्छा मैचिंग। ठीक, यहाँ कुछ सूची दे रखी है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड। विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन्स है और प्रोटीन है। आपको मिलाना है इसको। विटामिन को मिलाएंगे कैरोटीन से, 2। एंजाइम को मिलाएंगे पेप्सिन से, पहला। हार्मोन्स को मिलाएंगे प्रोजेस्टेरॉन से, 4। और प्रोटीन को मिलाएंगे केराटिन से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 53। क्वेश्चन 53 में पूछा गया है, मिलान स्थल दे रखे हैं और उनसे संबंधित तीर्थकर हैं। कौन से स्थल से संबंधित कौन से तीर्थकर हैं, ये आपको बताना। श्रावस्ती है, कांगदी है, अध्यपभोसा है। ऋषभदेव, ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधानाथ और संभवनाथ आपको बताना है मिलान में। तो श्रावस्ती से संबंधित है संभवनाथ, 4। कागदी से संबंधित है सुविधानाथ, यानी 3। अयोध्या से संबंधित है ऋषभनाथ, यानी फर्स्ट। और पभोसा है दूसरा, पद्म प्रभु, है ना। तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में भी करंट से ही संबंधित है। ठीक है, किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रैंकिंग में सम्मानित किया गया था? तो वो था अलीगढ़। तो इसको छोड़ते हैं। ये विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 56। 56 में पूछा गया था कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखा था? ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखा था? तो वो था आपका फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। एक ईश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी, और 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। ठीक है, 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। ठीक है, पादप हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। अन्य पादप हार्मोन्स है ऑक्सीन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल,
जिबरेलिन्स, ये सब पादक हार्मोन्स हैं, ठीक है। जबकि जो इंसुलिन और थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन है ये मानव हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 59 में भी आपका मैचिंग दे रखा है बादशाह और उनके दीवान, ठीक है। बादशाह और उनके दीवान को आपको मैचिंग करना है। तो अकबर का होगा मुजफ्फर खान, कहाँ है मुजफ्फर खान? 3 में है। जहांगीर का होगा गियास बेग इत्मादुद्दौला, गियास बेग इत्मादुद्दौला पहले में। शाहजहां का होगा सादुल्ला खान, ठीक है, 4th। और औरंगजेब का होगा, एक ही बचे हैं, असद खान, ठीक है। तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आई थिंक सच में इसका फेवरेट है नहीं वाले क्वेश्चन। सो इधर दे रखे हैं कुछ संस्थान, उनकी लोकेशन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय जैव खेती केंद्र और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। सो ये तो सही है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय जैव खेती केंद्र जो है ये गाजियाबाद में है, सही है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर, ये भी सही है। और 2 ऑप्शन देखते हैं। सी है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो गन्ना तो आपको पता होगा लखनऊ में है, लेकिन जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये गोरखपुर में नहीं है, ये वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमसे गलत पूछा गया था, तो गलत ही हमारा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है 61 में पूछा गया है कि नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से थे? तो ये संयुक्त अरब अमीरात से थे, करंट का है। 62 क्वेश्चन है कि कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो वो है आलू। क्या है? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि वाणिज्य के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है सही गलत, ठीक है। तो वाणिज्य के बारे में पहला क्या है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा कह रहा है कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो बताना है कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हैं, यानी यह व्यवसाय के क्षेत्र का विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है? ये उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है 64 है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 की बात हो रही किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो वो था मोटे अनाज वाली फसलें। कौन सी अनाज वाली फसलें? मोटे अनाज वाली फसलें। इसमें 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष भूसागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? कौन सा वृक्ष है जो भूसागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो वो है सागौन, यानी सागवान का जो है ये भूसागरीय वन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वनों में। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। और भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन भारत में उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और ये वन गर्मी के प्रारंभ से ही अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। लंबे होते हैं, घने होते हैं। इन वनों में सागवान, शीशम, चंदन ये सारे पेड़ आपके होते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो वो है कोरिंगा। कहाँ अवस्थित है, कोरिंगा अवस्थित है मैंग्रोव क्षेत्र के गोदावरी नदी डेल्टा पर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में किसी राज्य में स्थित है। भारत के किसी राज्य में स्थित है। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो वो है पॉइंट कैलिमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। 1967 में पॉइंट कैलिमरे और पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में है और 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि ग्रेट वेदारम दलदल यूथेपेंट मैग्रोन व पंचांडीकुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलमरुस्थल मध्य से घिरा है, जिसका क्षेत्रफल 21.47 किलोमीटर है। नेक्स्ट